कि एक तरफ राहुल गांधी संपत्ति बांटकर देश में समानता लाने की बात कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ऐसे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करती है जिन पर संपत्ति के बदले नौकरी और संपत्ति के मामलों में रिश्वत लेकर घोटाले करने के बड़े गंभीर आरोप हैं। और इनमें हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम भी शामिल है। आज हमने इस पार्टी का नाम क्यों लिया? क्योंकि आज ही झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के एक दूर के नौकर के यहां से ईडी को 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। आपने दूर का रिश्तेदार तो सुना होगा, आज हम आपको एक नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, दूर का नौकर। उनके दूर के नौकर के पास इतना पैसा मिला है और ईडी को नोटों के बड़े बड़े पहाड़ उस नौकर के घर मिले। लेकिन सोचिए, हमारे देश में इस काले धन को लेकर कोई बात नहीं होती और ना ही यह कहा जाता है कि इस काले धन को लोगों में बराबरी से कब बांटा जाएगा। आज रांची में ईडी की अलग अलग टीमों ने 9 स्थानों पर छापा मारा, जहां उसे साइकिल पर चलने वाले एक बहुत ही गरीब व्यक्ति के घर से, उसके पास से 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। इस व्यक्ति का नाम जहांगीर है, जो झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घर में हेल्पर का काम करता था। और इसके पास एक साइकिल है जिस पर यह चलता है। गरीब आदमी है, लेकिन जब ईडी ने इस व्यक्ति के घर पर छापा मारा तो उसे वहां से नोटों का इतना बड़ा पहाड़ मिला कि ईडी को इन नोटों को गिनने के लिए 4 मशीनें लगानी पड़ी। और अब भी ईडी की टीम इस रेड में बरामद हुए कैश को पूरी तरह से गिन नहीं पाई है। और एक अन्य कार्रवाई में ईडी को कुछ देर पहले ही 3 करोड़ रुपए कैश अलग से बरामद हुए हैं। हमें सूत्रों से ऐसा पता चला है कि ईडी इस मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए बुला सकती है और इस घोटाले में कई नए और बड़े खुलासे हो सकते हैं। और यह पता चल सकता है कि कैसे झारखंड में रिश्वत का पैसा नेताओं और सरकारी अफसरों में बराबरी से बांटा जा रहा था और इस भ्रष्टाचार में कहीं भी कोई असमानता नहीं थी। देखिए, ये जो भ्रष्टाचार है, ये ना तो जाति देखता है, ना अगड़ी जाति देखता है, ना पिछड़ी जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है। जब रिश्वत का पैसा आता है तो ये लोग जाति पाति सब भूल जाते हैं। जब रिश्वत का पैसा आता है तो ये नहीं देखते कि कौन ओबीसी है, कौन पिछड़े वर्ग का है, कौन दलित है, कौन आदिवासी है, कौन अगड़ी जाति का है। वहां ये सब नहीं चलता। तो भ्रष्टाचार की जो दुनिया है वो जाति को नहीं पूछती, वो धर्म को नहीं पूछती, वो सिर्फ पैसे को पूछती है। तो ये भी आप देखिए, ब्लैक और व्हाइट में भ्रष्टाचार की दुनिया, रिश्वत का ये जो पैसा है, ये समान रूप से सब जगह बढ़ जाता है, आम आदमी को छोड़कर, गरीब आदमी को छोड़कर। और ये पैसा किसका है? ये पैसा असल में आप ही का तो है। ये पैसा किसी गरीब आदमी के मौके को काटकर कमाया गया पैसा है। ये पैसा किसी गरीब आदमी की जेब काटकर कमाया गया पैसा है। इस पैसे पर किसी न किसी गरीब आदमी का, किसी गरीब परिवार का, किसी युवा का हक रहा होगा, लेकिन इसे इस तरीके से कमाया गया है। यह पैसा वो है जो किसी गरीब आदमी को नौकरी देने के बदले रिश्वत में लिया गया होगा। यह पैसा वो है जो किसी गरीब पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को उसका काम करने के लिए रिश्वत के रूप में उसका खून चूसकर कमाया गया होगा, लेकिन इसकी कोई बात नहीं करता। ईडी का कहना है कि उसने पिछले साल झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के एक चीफ इंजीनियर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। लेकिन जब इस मामले की आगे जांच हुई तो पता चला कि वो नहीं, बल्कि कई सरकारी अधिकारी टेंडर के बदले रिश्वत लेने का रैकेट चला रहे थे। और इसमें झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव भी शामिल थे। और अब ईडी उन्हें भी जांच के लिए और पूछताछ के लिए बुला सकती है। हालांकि मंत्री जी का कहना है कि इस घोटाले से उनका
कोई लेना देना नहीं है। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। सर आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए मेरा पीएस है, विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है। और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में, तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने पैसा नहीं खाया, हो सकता है मेरे सचिव ने खाया हो और मुझे इसकी जानकारी नहीं। लेकिन वो ये बात भूल गए कि मंत्री अपने विभाग का मुखिया होता है। ये मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि जो विभाग उस मंत्री को दिया गया है वो विभाग अच्छे से, ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ लोगों की सेवा करे। क्योंकि ये सारे लोग जब सत्ता में आते हैं तो यही कहकर आते हैं कि हम लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, इसलिए सेवा होनी चाहिए। लेकिन असल में सेवा किसी और की होने लगती है और मेवा भी कोई और खाने लगता है। इसलिए चाहे मंत्री जी ने पैसा खाया हो या ना खाया हो, अगर उनका सचिव पैसा खा रहा है, उन्हीं के विभाग में जो लोग हैं, बाकी के सरकारी अफसर वो पैसा खा रहे हैं, तो ये भी उनकी उतनी ही बड़ी नाकामी मानी जाएगी। आज उड़ीसा की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो देश के लोगों की एक पाई भी किसी को खाने नहीं देंगे और अगर कोई व्यक्ति लोगों का पैसा खाने की कोशिश करेगा तो उसे जेल की रोटी खानी ही पड़ेगी। आपने इस सेवक को अवसर दिया। मैं तो गरीब मां का बेटा हूं तो मुझे गरीब का दर्द समझ आता है। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा। और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा, जेल की रोटी चबाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों ने चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? झारखंड के इस कैश लोक को देखने के बाद 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये, क्या आप ईडी की इस कार्रवाई को सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग मानेंगे, जैसा कि विपक्षी दल कहते हैं? क्या यह भी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग है? दूसरा सवाल यह कि जिस झारखंड पर 1,30,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो बहुत ही गरीब राज्य है, जो प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में 30वें नंबर पर आता है, जहां लोग हर महीने औसतन 7,000 रुपए कमा पाते हैं, 7,000 रुपए प्रति व्यक्ति वहां कमाते हैं, ये वहां की औसत कमाई है। वहां एक ही व्यक्ति के घर पर इतना सारा पैसा कहां से आया? और तीसरा सवाल यह है कि जब धीरज साहू जैसे नेताओं के घरों से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं, तो क्या ये भी गरीबों में नहीं बांटे जाने चाहिए? ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब कांग्रेस नेता धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ था और धीरज साहू खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, वही ओबीसी समुदाय जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ओबीसी समुदाय जो है वो 50% है और उनके पास जो धन है वो देश का 2% है, इसलिए ओबीसी समुदाय भी एक दिन 50% धन मांगेगा। ये साहू साहब उसी ओबीसी समुदाय के हैं, लेकिन इनके घर पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। और इसीलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या जब धीरज साहू जैसे नेताओं के घरों से सैकड़ों करोड़ रुपए बरामद होते हैं, तो क्या यह पैसा भी गरीबों में नहीं बंटना चाहिए? और क्या राहुल गांधी
ऐसे अपने तमाम नेताओं से भी ये कहेंगे कि क्या वो भी अपना सारा पैसा गरीबों में बांट देंगे? राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग में अपना एफिडेविट दिया है वो बताता है कि उनकी संपत्ति भी 20 करोड़ के आसपास है। तो क्या वो भी अपनी संपत्ति गरीबों में बांटेंगे? जिस बंगले में वो रहते हैं, क्या उस बंगले में भी वो गरीबों को रहने की इजाजत देंगे? आज हमारा बस सवाल यह है कि हमारे देश में इससे किसी को कोई इनकार नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में अमीर और गरीबों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं है और ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, बात सही है। लेकिन अभी क्या किया जाए? क्या जिनके पास संपत्ति है उनकी संपत्ति लेकर गरीबों में बांट दी जाए? समान संपत्ति होनी चाहिए या समान अवसर होने चाहिए? क्या गरीबों को भी ये समान अवसर नहीं मिलना चाहिए कि वो भी अपनी काबिलियत से, अपने परिश्रम से पैसा कमा पाएं, संपत्ति अर्जित कर पाएं और एक अच्छा जीवन जी पाएं? लेकिन क्या हमारे देश के जो तमाम लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, गरीब भी हैं, क्या वो इस तरह दान में मिली जमीन को, दान में मिली संपत्ति को क्या वो स्वीकार करेंगे? क्या उनका ज़मीर इस बात को स्वीकार करेगा कि किसी और की संपत्ति को लेकर उन्हें मुफ्त में दी जा रही है जबकि उन्होंने इसके लिए कोई काम नहीं किया है? क्या वो ये नहीं चाहेंगे कि हमें अवसर दीजिए और उन अवसरों का फायदा उठाकर हम भी समाज में जो बाकी लोग हैं उनके साथ आकर खड़े हो जाएंगे और हम भी उतने ही काबिल हैं, हम भी उतने ही परिश्रमी हैं जितने बाकी के लोग हैं, हम भी उतने ही टैलेंटेड हैं। तो हम तो ये चाहेंगे कि सारे नेताओं को समान अवसर की बात करनी चाहिए, समान पैसा और समान संपत्ति की नहीं। एक ही स्कूल में जब हम पढ़ते हैं और एक ही क्लास में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं, क्या वो सब आगे चलकर समान संपत्ति कमाते हैं? क्या आपके क्लास में, जब आप खुद ही सोचिए, आपके स्कूल में, आपकी क्लास में या आपके कॉलेज में, आपके बैच में जितने भी छात्र थे आपके आसपास, क्या वो सारे छात्र एक जैसा पैसा कमाते हैं? क्या आज वो सारे छात्र एक ही पद पर हैं? क्या उनकी तनख्वाहें एक ही हैं? क्या उनकी संपत्ति आज बिल्कुल बराबर है, एक जैसी है? जवाब होगा नहीं, क्योंकि हर छात्र की जो क्षमताएं हैं वो अलग हैं, उसका परिश्रम अलग है, उसका जो टैलेंट है वो अलग है। और इसीलिए हम एक ही स्कूल में पढ़कर निकलते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़कर निकलते हैं, हमारे पास एक ही डिग्री होती है, एक ही सर्टिफिकेट होता है, फिर भी भविष्य अलग अलग होता है। कुछ लोग ज्यादा सफल होते हैं, कुछ कम सफल होते हैं और यही कारण है। लेकिन अगर उनमें भी सब में समान संपत्ति और समान पैसा बांट दिया जाए तो फिर प्रतिभा कहां जाएगी? फिर टैलेंट का क्या होगा? और फिर परिश्रम का क्या होगा? और जब लोगों को पता ही है कि सबको समान संपत्ति मिलने ही वाली है तो फिर परिश्रम कौन करेगा? प्रतिभा की बात कौन करेगा? और बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसा हो गया और फिर लोगों ने यह मांगना शुरू किया तो क्या हमारे देश में सिविल वॉर जैसी स्थिति नहीं हो जाएगी? आप इसके बारे में सोचिएगा जरूर।